चैप्टर 111 रमन और ओमकार आमने सामने। ओजस्वी कैसे भी करके खुद को ओमकार से अलग करती है और फिर बगैर किसी की तरफ देखे वहां से दौड़कर बाहर निकल जाती है और बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद से ही बोलती है, यह क्या था। मैजिक नाइट से भागने की कोशिश कर रही हूँ, यह उतना ही मेरे करीब आता जा रहा है। 24 घंटे आसपास रहता है मेरे, और मेरी किस्मत तो देखो कितनी बुरी है। टकराना भी होता है तो इसी से टकराती हूँ। इतना बोलने के बाद ओजस्वी बगल रखी बेंच पर बैठ जाती है। तभी पीछे से श्रेया और माहिरा आ जाते हैं। माहिरा ओजस्वी के पास आते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम वहां से वापस क्यों आ गई। जो कुछ भी हुआ वह एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरा भी जरूरत नहीं है। जिन्हें शर्म आनी चाहिए थे, इनकी तो हंसी नहीं बंद हो रही है। बेशर्म लड़का। ओजस्वी माहिरा की इस बात पर पलटकर उसे देखती है और सवाल करती है, क्या वो सच में हंस रहा था। माहिरा इस बात पर जवाब देती है, कुछ कहा तो नहीं, हंस रहा था, लेकिन वो तुम्हें देखकर स्माइल कर रहा था। मुझे तो लगता है ये सब कुछ भी उसी ने प्लान किया था, बस हमें ऐसे ही एक्सीडेंट लग रहा है। वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। श्रेया इस बात पर माहिरा को थोड़ा सा डांटते हुए बोलती है, बस भी करो, कुछ भी बोलती हो, उसे ये कैसे पता होगा कि ओजस्वी कहाँ जाने वाली है। और वैसे भी मुझे लगता है कि उसे चोट भी आई होगी, क्योंकि पहले से ही उसके हाथों पर काफी चोट लगे हुए थे। तो यह एक्सीडेंट था, कोई प्लानिंग नहीं, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। माहिरा श्रेया की इस बात पर बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आज तक मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसी की पार्टी से हो और यहाँ हमारी जासूसी करने के लिए हमारे साथ रहती हो। श्रेया इस बात पर गुस्सा होते हुए अपनी आंखें छोटी करके माहिरा को देखती है और बोलती है, काश कि ऐसा होता तो मैं ओजस्वी को नहीं तुम्हें परेशान करवाती ओमकार से, तब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। जिमें इतनी फिजूल बातें आती है। ओजस्वी उन दोनों की बातें सुनते हुए बीच में चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज क्या तुम दोनों चुप हो जाओगी। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, तुम दोनों मुझे थोड़ा सा शांत कराओ। लेकिन तुम दोनों तो मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। अगर तुम्हें झगड़ा करना है तो मेरे पास से चली जाओ, कहीं दूर जाकर झगड़ा करो, मुझे तंग मत करो। मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत उलझी हुई है, समझी ना। ओजस्वी को इतना नाराज देकर हो दोनों अचानक से शांत हो जाती है और फिर उसे मस्का मारते हुए श्रेया बोलती है, अरे तुम तो सच में नाराज हो गई। हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम झगड़ा थोड़ी करते हैं, हम तो कितने अच्छे दोस्त हैं ना। माहिरा भी श्रेया की बातों पर बोलती है, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम क्यों झगड़ा करेंगे बेवजह। हम तो बस तुम्हारा मनोरंजन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैटर सीरियस हो गया था थोड़ा सा, अब पक्का झगड़ा नहीं करेंगे, तुम गुस्सा मत हो प्लीज। ओजस्वी इस बात पर बोलती है, अच्छा बस करो, चुप हो जाओ तुम दोनों, मैं थोड़ी देर शांति चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो दोनों खामोशी से वजह से बदल कर जाती है और ओजस्वी अपने सर पर हाथ रखकर बैठी होती है। तभी रमन लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। 4 कदम आगे आने पर ओजस्वी और उसके दोस्तों को इस तरह खामोशी से बैठा देख उनके पास चला जाता है। रमन ओजस्वी के पास आता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आए। अचानक से रमन की आवाज सुनकर ओजस्वी, श्रेया और माहिरा तीनों ऊपर रमन की तरफ देखते हैं और ओजस्वी अपने बालों को ठीक करते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। रमन इस बात पर ओजस्वी से बोलता है, तुम अंदर गिर गई थी, मुझे लगा तुम्हें चोट आई होगी, लेकिन यह अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दरअसल ये जानना चाहता था कि क्या उनका और तुम्हारे बीच में उस दिन के बाद से कोई बात हुई है। मेरा मतलब है तुम्हें परेशान किया या तुमसे किसी तरह की कोई बात की, यह बात करने की कोशिश की। रमन एक साथ कई सारे सवाल ओजस्वी से पूछ लेता है। ओजस्वी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, वो काफी कंफ्यूज होती है कि रमन को सब कुछ सही सही बता देना ठीक होगा। नहीं नहीं, ये बात पर्सनल है, मेरे और ओमकार के बीच की बात है, इसे मुझे खुद हैंडल करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रमन गुस्से में आकर दोबारा से उसे झगड़ा कर बैठे, बेहतर होगा कि यह बात अपने तक ही रखी जाए। वैसे भी उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। ओजस्वी को इतना सोच में देखकर रमन दोबारा बोलता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, अचानक से खामोश क्यों हो गई, क्या कोई बहुत बड़ी बात है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। ओजस्वी इस बात पर एक अनचाही सी हंसी हंसते हुए बोलती है, सच कहूं तो मैं भी बहुत हैरान हूं कि ओमकार अचानक से इतना कैसे बदल गया। उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं कितने दिनों से, और ना ही मुझे परेशान कर रहा है। मुझे लगता है कि अब वो बदल रहा है, और सच कहूं तो मैं भी अब उससे बात नहीं करना चाहती हूँ किसी भी टॉपिक पर, तो इसलिए मेरे लिए यह अच्छा ही है कि वो मुझसे दूर रहें। ओजस्वी की यह बात सुनकर रमन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो थोड़ा सा सोचकर ओजस्वी से बोलता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ ऐसे बेस्ट फ्रेंड। ओजस्वी इस बात पर तुरंत चौंका मार देती है और सवाल पूछ लेती है, ठीक है, लेकिन मुझे गले लगाने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। रमन इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सवाल करता है, कीमत, कैसी कीमत। ओजस्वी अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलती है, मुझे ये बताना होगा कि मेरा दूसरा फ्रेंड राम या लक्ष्मण जो कोई भी था वो कहाँ है।
और तुम्हें अपनी पहचान भी बतानी होगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और मैंने बहुत सोचा, लेकिन सच में मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही है और मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने कितने दिनों से कितनी बेसब्री से इंतजार किया था तुम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन अब जब तुम लोग मेरे आसपास हो तभी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? क्या तुम मुझे नहीं बता सकती हो? प्लीज मेरी बात को समझो। रमन इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देता है, रुको मुझे थोड़ा सा सोचने दो, क्योंकि कीमत तो तुम्हारी बहुत बड़ी है। सच में तुम्हें गले लगाने की कीमत इतनी मुश्किल होगी मैंने सोचा नहीं था। ओजस्वी रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज 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 मना मत करना, प्लीज कुछ तो बताओ मुझे, आखिर कब तक अपने अंदर हजम करके रखोगे? रमन इस बात पर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पहचान बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा दूसरा दोस्त कौन है, वह तो मैं खुद ही ढूंढना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने देते हैं, मामला यही खत्म करते हैं। इस बात पर ओजस्वी काफी सोचते हुए बोलती है, नहीं नहीं मामला खत्म मत करो, मैंने बहुत उम्मीदों से तुमसे सवाल किया है। अच्छा ठीक है, यही बता दो कि तुम कौन हो। उन दोनों की बातें सुनकर वहां खड़ी श्रेया और माहिरा एक दूसरे की शक्ल देखकर काफी कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर उन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है, कौन राम और कौन लक्ष्मण, किस जन्म की बातें हो रही है और रमन की और कौन सी पहचान है जो ओजस्वी जानना चाहती है। दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती हैं और उनके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होते हैं जिनके जवाब वो ओजस्वी से जानना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अभी तक ओजस्वी और रमन की बातें खत्म नहीं हुई थी तो वो दोनों चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है। रमन इस बात पर हंसते हुए बोलता है, वो मैं लक्ष्मण और तुम्हारा राम कौन है उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। ये बात सुनकर और ओजस्वी काफी खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम लक्ष्मणा कितने छोटे थे, तुम अचानक से तुम्हारी हाइट भी इतनी बढ़ गई और इतना बदल गई है, सच में मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। अब मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें एक बार गले लगाऊं। इतना बोलने के बाद उसने झट से रमन को गले लगा लेती है और रमन भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। वह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यही है कि इतने में ओंकार अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और सामने की तरफ जैसे ही उसकी नजर जाती है उसके सीने पर जैसे कोई छुरियों से वार कर देता है। होमगार्ड एकदम से हैरान होकर सामने उन दोनों को देखने लगता है। ओजस्वी अपनी आंखें बंद किए हुए रमन को गले लगाए होती है और जैसे ही अपनी आंखें खुलती है सामने ओमकार खड़ा होकर उससे बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। ओजस्वी ओमकार को सामने देखकर एकदम से घबरा जाती है, उसे लगता है कि कहीं अब इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो जाए। मूंग दाल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने हाथ में ली हुई बुक बहुत तेज से नीचे पटकता है और बहुत ही तेजी से ओजस्वी की तरफ बढ़ता है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। रमन को एक मिनट के लिए समझ नहीं आता कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। ओजस्वी भी हैरान हो जाती है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है और ओमकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन ओमकार की आंखों में इतना गुस्सा देखने के बाद ओजस्वी यह बात समझ चुकी थी कि शायद उनका और रमन में झगड़ा होने वाला है। ओजस्वी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि झगड़ा रोकने के लिए आखिर वो क्या कर सकती है। फोन करो जैसी का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे खींचकर खड़ा कर देता है और गुस्से में रमन की तरफ देख रहा होता है। रमन भी काफी गुस्से में ओमकार की तरफ देखने लगता है और बोलता है, क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम होते कौन हो, मुझे धक्का मारकर ओजस्वी से अलग करने वाले? ओमकार इस बात पर काफी गुस्से में रमन को देखते हुए बोलता है, शुक्रिया मना कि सिर्फ तक का ही मरा है, तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ा है। मैंने तुम्हें एक नहीं 1000 बार समझाया है कि मेरे मामले में मत पड़ा करो। अगर मैं किसी के पीछे हूं तो तुम्हें उसके आसपास आने का भी कोई हक नहीं है। जब मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा तब तुम बेशक आ सकते हो। रमन इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है और फिर बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो मुझसे? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे और उसके बीच एक अच्छा रिश्ता है, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे परेशान करते रहोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। खैर क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्या ओंकार और रमन के बीच झगड़ा बढ़ता ही जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 112 रमन का बर्थडे। ओमकार रमन की इस बात पर जवाब देता है, चलो मान लिया कि तुम दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है, लेकिन क्या वो रिश्ता दूर से नहीं निभाया जा सकता? इस बात पर रमन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए ओमकार की तरफ देखता है और बोलता है, मेरे समझ में नहीं आता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो और किससे दूर रहने की बातें करते हो। तुम इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे दूर रहता हूँ और किसके पास, बताओ? ओमकार यह बात सुनकर खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है और वह बात को थोड़ा सा संभालते हुए बोलता है, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक ये लड़की मेरा टारगेट है तुम इससे दूर ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ओमकार की इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए ओजस्वी बोलती है, और मैं तुम्हें अपने आसपास नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? ओमकार इस बात पर अपने दोनों हाथ अपने पेट में डालता है और फिर ओजस्वी की तरफ मुड़कर थोड़ा सा उसके करीब जाते हुए बोलता है, ये तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अपना पीछा छुड़वा सकती हो तो ट्राई करके देख सकती हो।
इस बात पर रमन तुरंत उन दोनों के बीच में आ जाता है और ओमकार को थोड़ा सा पीछे की तरफ उंगलियों से धक्का देते हुए बोलता है, पॉसिबल और इम्पॉसिबल तो बाद में डिसाइड करेंगे हम। फिलहाल अभी तुम्हें अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी उसी स्थिति में नहीं हो कि मेरा सामना कर सको, इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाओ जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। ओमकार इस बात पर 2 कदम पीछे लेते हुए बोलता है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मैं गिरी से गिरी हालत में तुम जैसे 2 लोगों को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। इस बात पर रमन एक अनचाही सी हंसी हंसता है और उसके बाद ओजस्वी से बोलता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलने के बाद रमन और उसके दोस्तों के साथ ओमकार को घूर के देखते हुए दूसरी ओर चला जाता है। ओमकार वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तभी उसके बगल में संजू और साहिल लकी के साथ पहुंच जाते हैं। संजू ओमकार से बोलता है, क्या तुम क्लियर करना चाहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? पहले तुम ये बताओ कि तुम ओजस्वी को परेशान करना चाहते हो या प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि वो किसके करीब जाती है किसकी नहीं? संजू एक साथ ओमकार से कई सारे सवाल पूछ लेता है और उसके जवाब जानने के लिए वो लोग बहुत ही ध्यान से ओमकार की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी बातों से यह साफ हो गया था कि उन लोगों ने ओमकार की सारी एक्टिविटी देखी और सुनी है। ओमकार थोड़ा सा सोचते हुए बात को संभालने के लिए बोलता है, तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस वही करने की कोशिश करता हूँ जिससे उसे गुस्सा आए और वो परेशान हो। देखा ना तुम लोगों ने, जैसे ही मैं उसके किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होता हूँ वो पागलों की तरफ गुस्सा करती है। इस बात पर संजू, साहिल और लकी तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर लकी बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की के लिए रमन से पंगा लेने की क्या जरूरत है? तुम दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हो, नुकसान तुम्हें भी होगा उससे झगड़ा करने पर, तो फिर बेवजह किसी से पंगा लेने की क्या जरूरत है, वो भी सिर्फ किसी को थोड़ा सा परेशान करने के लिए। ओमकार इस बात पर बोलता है, तो क्या मतलब है तुम लोगों का मैं उसे इतनी आसानी से जाने दो? उसने जिस तरह से कॉलेज में मेरी इमेज की आई है उसे ऐसे ही जाने दो क्या, बताओ? लकी इस बात पर दोबारा ओमकार को समझाते हुए बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो तुम्हें बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब रमन उसके आसपास ना हो तब जाया करो। वैसे भी रमन मुश्किल से थोड़ी देरी उसके आसपास होता है, बाकी तो वह अपने दोस्तों के साथ ही रहती है। तुम्हारे पास अच्छा मौका रहता है, जैसे ही मौका मिले तो उसे तंग कर सकते हो। बस मुझे डर है कि तुम्हारा और रमन का झगड़ा ना हो। ओमकार इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देता है, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी रमन कहाँ का तोप है, मैं उससे डरता थोड़ी हूँ। अगर वह मेरे और उस लड़की के बीच में आएगा तो उनकी तरह मसल कर रख दूंगा उसे। मैं बहुत ही ज्यादा नरमी के साथ उससे पेश आता हूँ। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ या उससे डरता हूँ। तुम लोगों ने अभी मेरा असली रूप देखा नहीं है, मैं चाहूँ तो किसी को भी इस कॉलेज से आउट करा सकता हूँ। इस बात पर लकी थोड़ा सा ओमकार के मजे लेते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे रमन के लिए बोल रहे हो? अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि तुम अब तक अमन को इस कॉलेज से रफा दफा कर चुके होते। इस बात पर ओमकार थोड़ा सा नजर चुराते हुए बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इस बात की सफाई किसी को नहीं देना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर मैंने कह दिया कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कौन है, तो मतलब मैं उसे किसी भी वक्त कभी भी परेशान कर सकता हूँ और उससे अपने मन का काम करवा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो इस कॉलेज में रहना चाहती है तो उससे मेरी बात माननी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि अब तक ये बात वो अच्छे से समझ चुकी है। इतना बोलने के बाद ओमकार आगे की तरफ निकल जाता है। संजू, साहिल और लकी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमसे नजरें चुराने लगा है? मेरा मतलब है कि पहले यह ऐसा कभी नहीं करता था, पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से अपना बदला बदला सा लग रहा है। साहिल इस बात पर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों अभी कंफ्यूजन में हो तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। मेरी बात मानो तो सतर्क हो जाओ और ओजस्वी के साथ अपना रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि उसे बेवजह कुछ भी ना कहो, क्योंकि जिस दिन इस बंदे को इस बात का एहसास हो गया है कि यह उसके प्यार में है, पिछले दिनों के सारे बदले गिन गिन के लेगा हमसे। पूरा रूम साफ करवाएगा, हमें बाहर से ऑर्डर करना बंद कर देगा और अपने गंदे सॉक्स भी धुलवाएगा। तुम लोग इस बात से तो अनजान नहीं होगी कुल भी कि यह किस तरह बदला लेता है, फिर इसकी उस चीज में चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो। लकी इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देता है, यार अभी तुम बोल रहे हो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यह ओजस्वी को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव होने लगा है, और इसकी हरकतें बताने लगी है कि यह 24 घंटे उसे नोटिस करता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि मैं उसे पसंद करने लगा है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता चीजों को, तो बहुत देर से एक्सेप्ट करता है ये, फिर इस मामले में क्यों नहीं? साहिल बोलता है, शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि उसके साथ पहली बार हो रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है उसके लिए उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग आ भी सकती है। संजू थोड़ा सा सोचती हुई जवाब देता है, वो तो ठीक है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि नफरत और मोहब्बत के बीच की डोर बहुत ही नाजुक होती है, कब टूट जाए पता नहीं चलता। खैर जो होगा देखा जाएगा, अब हमें रूम पर चलना चाहिए। इतना बोलने के बाद में तीनों भी रूम के लिए निकल जाते हैं। ओमकार अपने रूम में लेटा हुआ बार बार करवटें बदल रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि कैसे आज रमन ने ओजस्वी को हक किया,
जैसे ही बातों में करके दिमाग में आती कोई तुमसे परेशान हो जाता और उठकर झट से बैठ जाता। ओमकार अपने सर पकड़कर खुद से बातें करते हुए बोलता है, मैं क्यों सोच रहा हूँ इस चीज के बारे में, बंद करो सोचना। इधर ओजस्वी भी अपने जूते उतारते हुए बेड पर बैठती है और एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, आज का दिन बहुत बड़ा था, सच में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। माहिरा इस बात पर अपनी फोन में देखती है और तुरंत बोलती है, ओजस्वी तुमने हमें बताया नहीं कि कल रमन का बर्थडे है। कैसे दोस्त हो यार, तुम अकेले ही विश करना चाहती हो उसे। मुझे तो इस बात पर अचानक से आंखें खुलती है और उठकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या सच में? मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, रमन ने भी कुछ नहीं कहा, तुम्हें कैसे पता चला? महिरा बोलती है, और कैसे पता चलेगा, उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, लड़कियों ने आज ही स्टेटस डाल रखा है। शुक्र मनाओ कि इतना ज्यादा थकी होने के बाद भी मैंने फोन चेक किया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। सोच बेचारी को कितना बुरा लगता है, पूरे कॉलेज में किसी को भावना देने वाला लड़का सिर्फ आम लोगों की इतनी मदद करता है और अभी लोगों से बात करता है और हम बेवकूफ की तरह उसका बर्थडे तक नहीं जानते। श्रेया बोलती है, मुझे ओमकार और रमन दोनों का बर्थडे पता था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। खैर अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। ओजस्वी तुरंत अपने फोन में अलार्म लगाती है और बोलती है कि सबसे पहले हम ही उसे किस करेंगे। इंतजार करते करते आखिर 12 बजे जाते हैं रात के। ओजस्वी बिना देर किए रमन को कॉल लगाती है। रमन तुरंत उसका फोन उठाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हो उसके ही फोन का इंतजार कर रहा था। ओजस्वी रमन से कुछ भी बोल पाती कि उसके पहले ही रमन बोलता है, क्या तुम्हें याद था, किसने बताया तुम्हें? ओजस्वी इस बात पर मुस्कुराते हुए बोलती है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरे 17 साल पुराने दोस्त। आज पूरा दिन एंजॉय करना खूब अच्छे से अपने दोस्तों के साथ। रमन इस बात पर बोलता है, तुम भी तो मेरी इतनी अच्छी और इतनी पुरानी दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरी विश पूरी करोगी क्या? ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है, वैसे यह इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करना चाहूंगी, तो फिर तेरा पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और एंजॉय करूंगी। रमन इस बात पर तुरंत बोलता है, और मेरी पार्टी में आना बिल्कुल मत भूलना, मेरी पार्टी में तुम वीवीआईपी गेस्ट होगी, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रेया और माहिरा भी ओजस्वी को धक्का मारते हुए बोलते हैं, बोलो ना, हम दोनों भी उसे विश कर रहे हैं। ओजस्वी इस बात पर अपनी फोन का स्पीकर ऑन करती है और फिर रमन से बोलती है, श्रेया और माहिरा भी तुम्हें विश करना चाहती हैं। इतने में ही श्रेया और माहिरा दोनों एक साथ होते बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे रमन। रमन इस बात का जवाब देता है, थैंक यू सो मच, तुम दोनों भी मेरी पार्टी में इनवाइट हो आना जरूर है, कोई बहाना नहीं चलेगा। खैर क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड जाने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।